आपको ओवरऑल ना बताता तो एंट्री आपको समझ में भी ना आती, लेकिन मैं आपको बहुत सारी कुछ स्पेशल बातें। हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल oblipreps.com में। मैं नरेंद्र प्रताप सिंह आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ जर्नल एंट्रीज़। बहुत सारे स्टूडेंटों ने मुझसे क्वेरी की थी, पूछा भी था और मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि सर हम लोग इतने दिन से जर्नल एंट्रीज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन 12th बीकॉम ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री सब करने के बाद भी हमें ये ठीक से नहीं समझ में आता कि एंट्री कैसे की जाती है। तो आइए आज हम लोग जर्नल एंट्रीज़ के बारे में समझते हैं। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है जर्नल। ये जर्नल क्या होता है? अगर हम जर्नल के बारे में समझना चाहते हैं तो चलिए पहले जर्नल वर्ड का मतलब समझते हैं। जर्नल जॉर वर्ड से बना हुआ है। ये फ्रेंच लैंग्वेज के जॉर वर्ड से बना हुआ है। जॉर का मतलब होता है डे टू डे और डायरी। तो जर्नल जॉर वर्ड से बना हुआ है, फ्रेंच लैंग्वेज के जॉर वर्ड से बना हुआ है। जॉर का मतलब होता है डे टू डे और कहीं कहीं जॉर का मतलब डायरी दिया रहता है। तो जर्नल का मतलब समझने के से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि डायरी का मतलब क्या होता है। एक्चुअली डायरी किस काम में आती है? कुछ लोग अपनी डे टू डे की बातों को रिमेंबर रखने के लिए डायरी का यूज करते हैं। कुछ लोग कोई इम्पॉर्टेंट इवेंट हो, किसी का बर्थडे हो, कोई मैरिज एनिवर्सरी हो, उसको याद रखने के लिए डायरी में लिख लेते हैं। तो जिस तरीके से एक नॉर्मल पर्सन अपनी डे टू डे की बातों को याद रखने के लिए, कोई इम्पॉर्टेंट इवेंट ओकेशन को याद रखने के लिए डायरी में नोट कर लेता है, ठीक उसी तरह से एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस के फिनेंशियल ट्रांजैक्शन को याद रखने के लिए जिस बुक में लिखता है उस बुक को हम जर्नल कहते हैं, है ना। यानी एक सिंपल वर्ड में आप कह सकते हैं कि बिजनेसमैन की डायरी होती है जर्नल। एक आम पर्सन, एक नॉर्मल पर्सन अपने डे टू डे की बातों को याद रखने के लिए डायरी में लिखता है, उसी तरह से एक बिजनेसमैन अपने फिनेंशियल ट्रांजैक्शन को याद रखने के लिए जिस डायरी में लिखता है उसी डायरी को हम जर्नल कहते हैं। अगर हम इसको थोड़ा और डिटेल में समझें तो हर पर्सन की मेमोरी लिमिटेड होती है। यही कारण है कि वो किसी भी बात को लंबे टाइम तक याद नहीं रख सकता। फॉर द एग्जाम्पल, अगर आपकी मदर आपसे 100 अलग अलग सामान अलग अलग क्वांटिटी में अलग अलग प्राइस के मंगाती हैं तो आप उसको अधिक टाइम तक याद नहीं रख सकते। इसीलिए आप सामान लाने से पहले उसे एक पेपर में नोट कर लेते हैं। तो जैसे आप अपनी बातों को याद करने के लिए पेपर में नोट कर लेते हैं, वैसे ही एक बिजनेसमैन डे टू डे हजारों लोगों को सामान उधार बेचता है या कैश भी बेचता है जिससे स्टॉक खत्म होते हैं। तो उसके लिए ये पॉसिबल नहीं रह पाता कि वो सभी चीज़ों को याद रख सके। इसीलिए वो अपने फिनेंशियल ट्रांजैक्शन को याद रखने के लिए जिस बिजनेस डायरी को यूज करता है उसी को हम जर्नल कहते हैं। मीन्स देयर इज़ लिमिट ऑफ ह्यूमन मेमोरी, so everyone cannot be remember anything he do or each transaction he make. For the example, suppose you are a big seller and you sold large number of different type of goods to different person in different quantities and at different prices. Then it become difficult to remember the detail of various item you sold. So it become necessary to record it on piece of paper or a notebook. The process of recording is called bookkeeping, and book in which you can record transaction to remember is called journal. तो मैंने आपको ये बताया कि बिजनेसमैन अपने फिनेंशियल ट्रांजैक्शन को भूलने से बचने के लिए, याद रखने के लिए जिस डायरी में लिखता है उसी डायरी को हम जर्नल कहते हैं। तो अगर भूलने से बचने के लिए लिखना ही काफ़ी है तो आप घर में भी लिख सकते हैं। आपको हमसे पढ़ने की क्या ज़रूरत है? पढ़ने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि केवल लिखना ही जर्नल में नहीं होता, उसको अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा जाता है। जर्नल वो पहली बुक है अकाउंटिंग की जिसमें आप किसी भी ट्रांजैक्शन को भूलने से बचने के लिए अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन लिखते हैं। अगर हम इसकी डिफिनीशन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जर्नल इज प्राइमरी
बुक ऑफ रिकॉर्ड, बुक ऑफ रिकॉर्ड, व्हाट रिकॉर्ड, ट्रांजैक्शन, बुक ऑफ रिकॉर्ड, ट्रांजैक्शन ऑफ financial nature, financial nature according to certain rules and regulation। देखिए, जर्नल कोई भी बिजनेसमैन अपने फिनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जिस बुक में सबसे पहले लिखता है उसी बुक का नाम जर्नल है। हालांकि देखिए, जर्नल से पहले भी कुछ बुकें यूज की जाती हैं, लेकिन उन बुक में जो भी लिखा जाता है उसको हम रफली लिखते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं लिखते। तो रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जिस बुक में लिखा जाता है वो पहली बुक जर्नल ही होती है ना। इसीलिए कभी कभी भाई इससे पहले की बुकों का यूज लोग बताते हैं, लेकिन अकाउंटिंग में हम लोग अगर पहली बुक की बात करेंगे तो वो जर्नल ही होगी, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जिस बुक में सबसे पहले लिखा जाता है वो जर्नल ही होती है। तो जर्नल इज प्राइमरी बुक, जर्नल वो पहली बुक है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं। क्या रिकॉर्ड करते हैं? फिनेंशियल ट्रांजैक्शन, पैसे से रिलेटेड लेन देन, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। क्यों रिकॉर्ड करते हैं? भूलने से बचने के लिए, अपने मर्जी से तो नहीं रिकॉर्ड करते, अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन। तो जर्नल इज प्राइमरी बुक ऑफ रिकॉर्ड इन विच यू कैन रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शंस ऑफ फिनेंशियल नेचर अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन। तो कैसे रिकॉर्ड करते हैं? भाई अपने मन से रिकॉर्ड तो कर नहीं सकते, उसके कुछ रूल्स रेगुलेशन है। तो कैसे रिकॉर्ड्स करते हैं वो रूल्स रेगुलेशन मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। जब भी जर्नल में आप कोई भी चीज़ रिकॉर्ड करेंगे तो उसमें पहले आपको 5 कॉलम बनाने पड़ेंगे। ये 5 कॉलम जर्नल में कुछ भी रिकॉर्ड करना है तो आपको 5 कॉलम बनाना पड़ेगा। इस कॉलम में जो पहला कॉलम होता है उसे हम बोलते हैं डेट का कॉलम। दूसरा कॉलम जो होता है वो होता है पार्टिकुलर्स का कॉलम। तीसरा एलएफ का कॉलम। चौथा अमाउंट डेबिट का कॉलम और 5वां अमाउंट क्रेडिट का कॉलम। इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। जब भी हम जर्नल में कोई चीज रिकॉर्ड करते हैं तो ये 5 कॉलम हमें बना लेने चाहिए। अब कैसे रिकॉर्ड किया जाता है? सबसे पहले जर्नल के ऊपर आप लिखेंगे जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ। सबसे पहले लिखा जाता है, जैसे मान लीजिए आपकी एक बहुत बड़ी शॉप है, मान लीजिए कामधेनु लिमिटेड आप ही की शॉप है। तो आप क्या करते हैं? कामधेनु लिमिटेड में बैठे हैं, आपके यहाँ जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं आप उसे जर्नल में रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कामधेनु लिमिटेड। यानी जो भी बिजनेसमैन अपने ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करता है वो अपने बिजनेस का नाम ऊपर लिखता है कि जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, बिजनेस का नाम कामधेनु लिमिटेड है ना, या हल्दीराम लिमिटेड, या जो भी कंपनी हो जिसमें आप बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं उसका नाम ऊपर लिख देंगे। फिर 5 कॉलम बनाएंगे, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। किसी भी ट्रांजैक्शन को लिखना है, जैसे मान लीजिए 1 अप्रैल 20 को आपने गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अनवी, आपने अनवी से गुड्स परचेज किया ₹10,000 का। तो आपको अगर इसे जर्नल में रिकॉर्ड करना है, ध्यान दीजिएगा मैं अभी केवल लिखने का तरीका बता रहा हूँ। लिखने के तरीके के बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ऐसा लिखा गया, उसके रूल्स रेगुलेशन वो अभी ही बताऊंगा, बाद में नहीं बताऊंगा। तो पूरा जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको जर्नल एंट्रीज अच्छे से समझ में आएगी। तो जैसे हमने अनवी से गुड्स खरीदा, तो जब गुड्स परचेज फ्रॉम अनवी हम किसी भी ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं तो ट्रांजैक्शन के 2 पार्ट हो जाते हैं, 2 एस्पेक्ट्स हो जाते हैं। एक डेबिट होता है, दूसरा क्रेडिट। कौन से 2 पार्ट होंगे, कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट, वो मैं आपको अभी सिखाऊंगा। लेकिन मान लीजिए आपने ये पहचान लिया कि डेबिट कौन होगा क्रेडिट कौन होगा, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां पर डेट लिखेंगे 1 अप्रैल 20। उसके बाद जब गुड्स परचेज फ्रॉम अनवी में आप ये पहचान लेंगे कि डेबिट क्या होगा क्रेडिट क्या होगा,
तो सबसे पहले आप डेबिट वाला लिखेंगे। जैसे इस ट्रांजेक्शन में परचेज होगा डेबिट, तो सबसे पहले हम डेबिट वाला लिखेंगे, परचेजेज अकाउंट डेबिट। फिर जहां डेबिट खत्म होने वाला है वहां नीचे 2 लगाकर क्रेडिट लिखेंगे। क्रेडिट क्या है, यहां पर अनवी है, और यहां पर नीचे नरेशन लिखते हैं जिस चीज की एंट्री है, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अनवी। तो सबसे पहले हम डेबिट वाला लिखेंगे, और जहां डेबिट खत्म होने वाला है वहां नीचे 2 लगाकर क्रेडिट वाला लिखेंगे। अब ये परचेज क्यों डेबिट है, अनवी क्यों क्रेडिट है, ये परचेज कहां से आया, ये अनवी कहां से आई, ये सब मैं अभी बताऊंगा आपको। अभी कुछ देर में ही सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, उसके लिए पेशेंस रखिए। लेकिन अभी लिखने का तरीका बता रहे हैं, क्योंकि जब आप ये पहचान लेंगे कि डेबिट क्या है क्रेडिट क्या है, तो सबसे पहला अगर लिखेंगे गलत तो भी आपके मार्क्स कटेंगे। तो सबसे पहले हम डेबिट वाला लिखेंगे। जब आप पहचान जाएंगे डेबिट क्या है तो पहले डेबिट वाला, फिर जहां डेबिट खत्म होने वाला है वहां नीचे 2 लगाकर क्रेडिट वाला। डेबिट के सामने जो अमाउंट दी है, डेबिट के सामने डेबिट के कॉलम में अमाउंट लिखेंगे 10,000, और क्रेडिट के सामने क्रेडिट के कॉलम में अमाउंट लिखेंगे 10,000। तो सबसे पहले, और थोड़ी छोटी छोटी बातें और समझिए, जैसे A/C लगा, A/C का मतलब होता है अकाउंट, है ना। तो चाहे A/C स्मॉल में लिख दीजिए चाहे कैपिटल में। पहले ऐसा होता था कि केवल हम लोग कैपिटल में ही लिखते थे A, लेकिन अब दोनों ही लैंग्वेज में लिख सकते हैं, दोनों ही अल्फ़ाबेट यूज कर सकते हैं, कैपिटल और स्मॉल। तो अकाउंट, तो आप किसी भी वर्ड के साथ अकाउंट लगा सकते हैं, जैसे परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, गुड्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, सबके साथ A/C लिख सकते हैं। लेकिन किसी नाम के साथ A/C नहीं लिख सकते, क्योंकि जैसे अनवी है तो अनवी अकाउंट नहीं है, अनवी एक पर्सन है। लेकिन आप फिर भी चाहते हैं कि सर हम लिखेंगे अनवी के साथ अकाउंट, तो आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन एपोस्ट्रॉफी एस लगाकर। तो एपोस्ट्रॉफी एस लगाने से अनवीज मतलब होता है अनवी का, तो अनवी अकाउंट नहीं है लेकिन अनवी का अकाउंट हो सकता है। तो अनवी के आगे एपोस्ट्रॉफी एस लगाकर आप अकाउंट लिख सकते हैं। तो आप किसी भी वर्ड के साथ जितनी भी चीजें अभी आपको मिलेंगी सबके साथ आप अकाउंट लगा सकते हैं A/C, लेकिन किसी नाम के साथ अकाउंट नहीं लगाएंगे, और लगाएंगे तो एपोस्ट्रॉफी एस लगाना पड़ेगा तभी अकाउंट। यानी अगर केवल अनवी लिखकर हम छोड़ दें तो भी 100% सही है, या अनवी के आगे एपोस्ट्रॉफी एस लगाकर अकाउंट लिख दें तो भी 100% सही है। लेकिन अनवी के आगे एपोस्ट्रॉफी एस ना लगाएं और अकाउंट लिख दें तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। तो ये लिखने का तरीका। तो सबसे पहले हम डेबिट वाला लिखेंगे, जहां डेबिट वाला खत्म होने वाला है वहां नीचे 2 लगाकर क्रेडिट वाला लिखेंगे। डेबिट सभी के साथ हम अकाउंट लगा सकते हैं, नाम के साथ अकाउंट लगाना है तो एपोस्ट्रॉफी एस लगाना पड़ेगा। उसके बाद डेबिट के बारे में समझने के लिए आप ऐसे समझिए, जैसे मैथ में आपने पढ़ा होगा +2 -2, तो प्लस के आगे प्लस का सिंबल लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन माइनस के आगे माइनस का सिंबल लगाना जरूरी है। वैसे ये जो डेबिट होता है ये भी क्या होता है, जैसे प्लस और माइनस मैथ के सिंबल होते हैं, वैसे डेबिट्स एंड क्रेडिट्स आर सिंबल ऑफ अकाउंट, ये अकाउंट के सिंबल हैं। अभी डेबिट क्रेडिट के बारे में मैं आपको एक सेपरेट लेक्चर बहुत डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अगर आप इतना बोल देते हैं किसी से कि डेबिट एंड क्रेडिट्स आर सिंबल ऑफ अकाउंटिंग, तो दुनिया का कोई अकाउंटेंट आपकी डिफिनीशन को काट नहीं सकता। और जब आप क्या करेंगे डेबिट और क्रेडिट, तो सबसे पहले जब आप डेबिट वाला आइटम लिखेंगे तो डेबिट, जैसे मैथ में प्लस के आगे प्लस लगाना जरूरी नहीं है लेकिन माइनस के आगे माइनस लगाना पड़ता है, वैसे डेबिट के साथ डेबिट लगाना जरूरी है लेकिन क्रेडिट के साथ क्रेडिट नहीं लगाया जाता। यही रीजन है कि हम लोग डेबिट के साथ हमेशा डेबिट लिखते हैं लेकिन क्रेडिट के साथ कभी क्रेडिट नहीं लिखते। तो सबसे पहले हम डेट लिखेंगे, फिर जब हमको ट्रांजैक्शन के 2 पार्ट पता चल जाएंगे तो उसमें से डेबिट वाला पहले लिखेंगे, डेबिट जहां खत्म होने वाला है कॉर्नर से हम क्रेडिट वाला लिखेंगे, और फिर डेबिट के सामने डेबिट के कॉलम में अमाउंट, क्रेडिट के सामने क्रेडिट के कॉलम में अमाउंट। ये लेजर फोलियो का मतलब होता है पेज नंबर। ये पॉइंट आपका हमेशा खाली रहेगा। ये रियल लाइफ में जब कई पेजों में ट्रांजैक्शन होते हैं तो लेजर के पेज को इसमें शो किया जाता है। तो जब मैं लेजर चैप्टर पढ़ाऊंगा तो ये आपको और क्लियर हो जाएगा। फिलहाल ये हमेशा अभी खाली रहेगा। तो ये लिखने का तरीका हो गया। अब मुझे आपको ये बताना है कि ये डेबिट क्यों है, ये क्रेडिट क्यों है। आप ये डेबिट क्यों है, ये क्रेडिट क्यों है, ये तब तक आप नहीं समझ पाएंगे जब तक आपको ये ना पता हो कि अकाउंट क्या होता है। तो मैंने आपको लिखने का तरीका बता दिया। जब आप पहचानना सीख लेंगे कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, मतलब डेबिट और क्रेडिट आइटम आपको पता चल जाएंगे कि कौन कौन से हैं, तो आप पहले डेबिट लिखेंगे, फिर जहां डेबिट खत्म होने वाला है वहां नीचे 2 लगाकर क्रेडिट लिखेंगे। अब ये डेबिट क्यों है, ये डेबिट क्यों, ये क्रेडिट क्यों है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो आइए इसको समझने से पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि अकाउंट क्या होता है। तो पहले देखिए अकाउंट क्या होता है। अकाउंट
अकाउंट 3 टाइप के होते हैं, है ना, अकाउंट 3 टाइप्स के होते हैं। अब थोड़ी देर के लिए उसको भूल जाइए, क्योंकि जब तक आप अकाउंट नहीं समझेंगे तब तक आपको ये नहीं पता होगा। लिखने का तरीका तो आपको समझ में आ गया, लेकिन परचेज क्यों डेबिट है, अनवी क्यों क्रेडिट है, वो आपको तभी समझ में आएगा जब आप अकाउंट समझेंगे। तो थोड़ी देर के लिए हम लोग पहले अकाउंट समझ ले, फिर हम वहाँ वापस लौटते हैं। तो अकाउंट्स 3 टाइप के होते हैं। पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट, और तीसरा नॉमिनल अकाउंट। अब ये पर्सनल अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट क्या है? देखिए, पर्सनल अकाउंट इंक्लूड्स ओनली पर्सन। पर्सनल अकाउंट में केवल पर्सन आते हैं, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, कोई भी पर्सन हो, एनीवन इंक्लूड्स इन पर्सनल अकाउंट। तो पर्सन भी 2-3 टाइप के होते हैं। जैसे पहला नेचुरल पर्सन, जैसे वैभव, रवि, गीतिका, है ना, एनीवन इट्सेट्रा, कोई भी ह्यूमन बीइंग है, राम, श्याम, सीता, गीता, मोहन, वैभव, रोहित, कोई भी हो, ह्यूमन बीइंग है, तो पर्सनल अकाउंट इंक्लूड्स ओनली पर्सन। तो पर्सन एक होता है नेचुरल पर्सन, जिसको नेचर ने बनाया, गॉड ने बनाया। अब दूसरा एक और पर्सन भी होता है, जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आती है, जैसे कंपनी, स्कूल, एक वर्ड में हम बोल देते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको दोबारा नहीं समझाना पड़ेगा। अच्छा, आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या होता है? ऐसे पर्सन जिसमें पर्सन की क्वालिटी तो हो, लेकिन जो रियल में पर्सन ना हो, उसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। जैसे कंपनी है, हम आप अगर कोई बिजनेस करते हैं तो हम आप मनी अर्न करते हैं। जैसे हम आप मनी अर्न करते हैं, वैसे कंपनी भी मनी अर्न करती है। आपने सुना होगा रिलायंस कंपनी ने इतना टर्नओवर पूरा किया, इतना मनी अर्न किया, टाटा ने इतनी मनी अर्न की। मतलब हम आप प्रॉफिट अर्न करते हैं, कंपनी भी प्रॉफिट अर्न करती है। हम आप शूट कर सकते हैं, मुकदमा कर सकते हैं दूसरों के ऊपर, हम आप दूसरों के ऊपर केस कर सकते हैं, कंपनी भी केस करती है। जैसे आपने सुना होगा कि रिलायंस कंपनी ने किसी के ऊपर केस कर दिया, टाटा कंपनी ने केस कर दिया। हम आप सिग्नेचर करते हैं, कंपनी भी सिग्नेचर करती है, लेकिन उसका सिग्नेचर डिजिटल होता है। तो जैसे हम आप क्या करते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं, कंपनी भी प्रॉफिट अर्न करती है। हम आप शूट कर सकते हैं, केस कर सकते हैं, कंपनी भी केस करती है। हम आप सिग्नेचर करते हैं, कंपनी भी केस सिग्नेचर करती है। तो जब पर्सन, हम आप पर्सन है, पर्सन के सारे फीचर कंपनी में हैं, तो कंपनी भी तो एक पर्सन हुई। तो जब कंपनी भी एक पर्सन हुई, तो भाई पर्सन की तरह दिखनी भी चाहिए। कभी आपने देखा कि रिलायंस कंपनी सड़क पे जा रही चाय पीने, टहल रही है? नहीं ना। तो कंपनी के में पर्सन के फीचर हैं, लेकिन रियल में वो पर्सन नहीं है। जैसे क्या, इसीलिए रियल में पर्सन नहीं है, लेकिन पर्सन के फीचर हैं, इसीलिए हम उसे आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। जैसे कोई गोल्ड की ज्वेलरी हो तो उसे ज्वेलरी कहते हैं, लेकिन कोई गोल्ड ज्वेलरी जैसे दिखे तो वो ज्वेलरी के फीचर होने के कारण ज्वेलरी थोड़ी बन जाती है, इसीलिए हम उसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी कहते हैं। वैसे पर्सन के फीचर हैं, लेकिन रियल में कंपनी पर्सन नहीं है, इसीलिए हम उसे आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आर्टिफिशियल पर्सन मानी जाती है। स्कूल, कंपनी, जैसे बैंक भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको मिले तो आर्टिफिशियल पर्सन। दूसरा है आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में बेसिकली एसेट्स आते हैं, कोई भी वस्तु आती है। जैसे एसेट्स क्या होते हैं, जो बिजनेस की को मनी अर्न करने में बिजनेस की हेल्प करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। जैसे बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, इक्विपमेंट, कैश, स्टॉक, कोई भी एसेट्स हो, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। तो कोई भी एसेट्स हो वो आपका क्या होता है, रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट में वस्तुएं आती हैं, एसेट्स आती हैं।
जो बिजनेस को और प्रॉफिट अर्न करने में बिजनेस की हेल्प करती हैं। जैसे आपको कोई बिजनेस करना है तो आप सड़क पे थोड़ी करेंगे, बिल्डिंग चाहिए, लैंड चाहिए, प्रोडक्शन करना है तो मशीनरी चाहिए। तो एसेट्स भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं टेंजिबल एसेट्स और दूसरा होता है इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स विच कैन बी सीन, टच, फील, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स। जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, लैंड को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। लेकिन इनटेंजिबल एसेट्स बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिजनेस की हेल्प तो करते हैं, लेकिन इन्हें देखा छुआ नहीं जा सकता, इन्हें केवल महसूस किया जा सकता है। ये राइट्स होते हैं, इसीलिए इसे हम इनटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। जैसे पेटेंट राइट, जैसे आपने एक मूवी देखी होगी टार्जन द वंडर कार, तो टार्जन द वंडर कार में जिसने कार बनाई, कार का मॉडल बनाया, उसी को ये राइट है कि वो कार बेच सकता है, किसी और को कोई राइट नहीं है। लेकिन उसके लिए काम करना पड़ता है ना। क्या काम करना पड़ता है कि आपने जो मॉडल बनाया है उसको गवर्नमेंट की बुक में जाकर रजिस्टर करवाना पड़ेगा कि ये मैंने बनवाया, इसमें मेरा राइट है, उसको बोलते हैं पेटेंट राइट। तो जब आपका नाम लिख गया तब उसे कोई यूज नहीं कर सकता। और जैसे ही क्या होता है, आपका नाम लिख गया तो आपने क्या किया, आपने कोई रियल में मॉडल बनाया, कोई कार थोड़ी बनाई है, आपने केवल कागज में एक मॉडल बनाया है। लेकिन आपने उस हुंडई कंपनी ने आपसे वो मॉडल मांगा और आपने उस मॉडल को दे दिया। तो हुंडई कंपनी जितनी भी कार उस टाइप की बनाएगी, उस हर कार पे आपको कुछ पैसे देगी, जिसे बोलेंगे रॉयल्टी। तो आपने अपना अधिकार, राइट्स बेचा है, उसके बदले में आपको लाइफ टाइम रॉयल्टी मिल रही है। कोई सामान नहीं दिया है कि कार बना के दे रहे हैं हुंडई कंपनी को। तो अपना राइट्स अगर आप दे रहे हैं किसी को तो उसके बदले में पैसा मिल रहा है, तो वो रॉयल्टी होता है। तो आप पेटेंट राइट से आप लाइफ टाइम पैसा कमाते हैं, इसीलिए पेटेंट भी आपका एक एसेट्स है। ऐसे ही जब कोई राइटर कोई बुक लिखता है तो उसी का राइट बनता है कि वो बुक को छाप कर बेचे, लेकिन उसने अपनी बुक छापने के राइट साहित्य भवन पब्लिकेशन को दे दिया, आर्या पब्लिकेशन को दे दिया। तो आर्या पब्लिकेशन जितनी भी बुक छापेगा, हर बुक पर उसको कुछ पैसा मिलेगा, जिसे बोलेंगे रॉयल्टी। तो क्या होता है, तो कॉपीराइट क्या होता है, कॉपीराइट और पेटेंट एक जैसे हैं, लेकिन बुक की कंडीशन में कॉपीराइट वर्ड यूज किया जाता है और कोई अदर चीज हो तो पेटेंट राइट यूज किया जाता है। जब आप किसी को रजिस्टर्ड करवा देते हैं, किसी चीज को पेटेंट करवा देते हैं, तो कोई चीज आप वो चीज कोई और बेच नहीं सकता। जैसे आपने सुना होगा एप्पल का एक बार पेटेंट कराया हुआ मॉडल था जिसको सैमसंग ने कुछ चुरा लिया था, तो सैमसंग को बहुत बड़ा अमाउंट एज अ कंपनसेशन देना पड़ा था। तो आप पेटेंट राइट करवाने के बाद आपका वो आपका एक लीगल राइट बन जाता है। राइट को देखा नहीं जा सकता, इसीलिए वो इंटेंजिबल एसेट्स होता है। तो राइट इंटेंजिबल एसेट्स है, कॉपीराइट इंटेंजिबल एसेट्स है, और ट्रेडमार्क एक सिंबल है जिससे लोग आपके बिजनेस को पहचानते हैं, तो वो भी आपका राइट है, उसको कोई, उस सिंबल को कोई और यूज नहीं कर सकता। इसीलिए क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट्स है, क्योंकि राइट है, अधिकार है ना, कोई सामान नहीं है। कागज में लिखा हुआ कोई मॉडल बना दिया तो वो कोई एसेट थोड़ी हो गया, कागज को फाड़ देंगे खत्म हो जाएगा, आप दूसरी जगह फिर बना लीजिए वैसा मॉडल। तो ये कोई एसेट्स नहीं है, ये आपका अधिकार है, आपने उसको अपने नाम से रजिस्टर्ड करवा लिया, वो आपका अधिकार है, और आपका अधिकार है, अधिकार को, राइट्स को देखा नहीं जा सकता, इसीलिए इसे इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। उसके बाद नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस एंड इनकम आते हैं, एक्सपेंस और इनकम। कोई भी एक्सपेंस या इनकम नॉमिनल अकाउंट में आता है। जैसे रेंट, आप रेंट दे रहे हैं रूम का, सैलरी, वेजेस मीन्स मजदूरी, कमीशन, इंटरेस्ट, बैड डेप्स मतलब डूबा हुआ पैसा, तो डूब जाए तो वो भी लॉस या एक्सपेंस ही माना जाता है ना। स्टेशनरी जैसे पेन, पेंसिल, इरेजर आप खरीद रहे हैं, है ना, कोई भी खर्च हो, तो रेंट, सैलरी, वेजेस, कमीशन, इंटरेस्ट, बैड डेप्स। परचेज करते हैं तो भी आपका खर्च होता है। सेल्स करने से इनकम होता है ना। डिस्काउंट भी एक खर्च या लॉस माना जाता है, डिस्काउंट। तो कोई भी एक्सपेंस या इनकम हो, एक्सेट्रा, जैसे फ्राइट, भाड़ा, गाड़ी का भाड़ा आप देते हैं, तो कोई भी एक्सपेंस इनकम हो, चाहे मैं लिखूं चाहे ना लिखूं, वो नॉमिनल अकाउंट में आ जाता है। तो ये 3 टाइप के अकाउंट हैं। अगर आपको ये डेबिट क्रेडिट एंट्री सीखना है तो ये तीनों अकाउंट के बारे में आपको अच्छे से आना चाहिए। अब देखिए इसके रूल्स भी मैं लिख दूं आपको। जो पर्सनल अकाउंट का जो रूल्स होता है उसमें रिसीवर डेबिट होता है और गिवर क्रेडिट होता है। रियल अकाउंट में
पर्सनल अकाउंट में रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट। रियल अकाउंट में कम्स इन डेबिट और गोज आउट क्रेडिट। और नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस, लॉस डेबिट, इनकम, प्रॉफिट, गेन क्रेडिट। इस रूल के बारे में मैं अभी आपको समझाता हूं, लेकिन आपको मैंने सारे अकाउंट्स बहुत अच्छे से डिटेल में बता दिए। तो चलिए आते हैं हम लोग फिर से वापस जर्नल एंट्रीज में। देखिए जर्नल एंट्रीज करने से पहले थोड़ी सी बात मैं आपको बता दूं। जर्नल एंट्रीज में मैंने आपको लिखने का तरीका तो बता दिया, लेकिन मुझे अभी ये बताना है कि आखिर ये परचेज डेबिट क्यों है और अनवी क्रेडिट क्यों है। बस इसी के लिए अब थोड़ा सा समय लगना है, तो ध्यान से देखिएगा। कोई भी जर्नल एंट्री आप तब तक नहीं कर सकते जब तक ट्रांजैक्शन ना हो। बिना ट्रांजैक्शन के जर्नल एंट्री नहीं की जा सकती। ट्रांजैक्शन क्या होता है? एक्सचेंज बिटवीन टू पर्सन इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। दो लोगों के बीच होने वाले लेन देन को ट्रांजैक्शन कहते हैं। जैसे हमने सामान आपसे खरीदा और हमने आपको पैसा दिया, तो हमारे पास सामान आया, आपके पास पैसा गया, ये ट्रांजैक्शन है, लेन देन हुआ। अच्छा, जैसे हमने आपसे सामान खरीदा लेकिन हमने कहा पैसा आपको बाद में देंगे, तो ट्रांजैक्शन है? बिल्कुल है। अगर एक भी चीज आती जाती है तो ट्रांजैक्शन है। मेरे पास सामान आया, भले आपके पास पैसा ना गया हो, लेकिन एक चीज तो आई, तो ट्रांजैक्शन है। हमने आपको पैसा दे दिया लेकिन आपने कहा सामान हम बाद में देंगे, तो भी ट्रांजैक्शन है, क्योंकि पैसा तो गया, एडवांस ट्रांजैक्शन है। अच्छा, मैंने फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर किया, तो ये ट्रांजैक्शन है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब ऑर्डर की बात की जाती है तो माना जाता है कैश ऑन डिलीवरी। ना फ्लिपकार्ट ने मुझे कोई सामान दिया, ना मैंने उसको पैसा दिया। जब सामान मिल जाएगा या पैसा दे देंगे, कोई एक चीज हो जाएगी, तब ट्रांजैक्शन माना जाएगा। इसीलिए ऑर्डर को ट्रांजैक्शन नहीं मानते, क्योंकि ना कुछ आया ना कुछ गया। हमने अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट किया कि मुझे 10,000 रुपये दे दो, ये ट्रांजैक्शन नहीं है, क्योंकि रिक्वेस्ट की अकाउंटिंग में कोई एंट्री नहीं होती। हमने रिक्वेस्ट किया लेकिन ना हमको कुछ मिला ना उसने कुछ दिया। जब पैसा वो दे देगा हमें, तब ट्रांजैक्शन माना जाएगा, लेकिन रिक्वेस्ट को ट्रांजैक्शन नहीं माना जाता, क्योंकि रिक्वेस्ट किया तो ना मेरे पास कुछ आया ना उसके पास से कुछ गया। हमने अपने फ्रेंड को प्रॉमिस किया कि मैं अब तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा, ये भी ट्रांजैक्शन नहीं है। तो प्रॉमिस की कोई एंट्री नहीं होती, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया देने को, लेकिन कुछ दिया तो नहीं, तो ना उसके पास कुछ गया ना मेरे पास कुछ आया। तो एक भी चीज आती जाती है तो ट्रांजैक्शन है, लेकिन अगर ना कुछ आए ना कुछ जाए तो ट्रांजैक्शन नहीं होगा। इसीलिए रिक्वेस्ट, प्रॉमिस, ऑर्डर ट्रांजैक्शन नहीं माने जाते। और ट्रांजैक्शन नहीं है तो जर्नल में उसकी कोई एंट्री भी नहीं होगी, वो केवल आपको बेवकूफ़ बना रहा है। तो अगर कभी क्वेश्चन में ऑर्डर, रिक्वेस्ट वर्ड दे दे तो आप समझ जाइए कि उस ट्रांजैक्शन की कोई एंट्री होनी ही नहीं है, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन है ही नहीं। जब ट्रांजैक्शन होगा तो उसके 2 एस्पेक्ट्स आपको मिलेंगे, 2 एस्पेक्ट्स। जब दोनों एस्पेक्ट्स उसके मिलेंगे तो आपको यह पहचानना पड़ेगा कि अकाउंट कौन सा है, आइडेंटिफाई अकाउंट। फिर जब आपको अकाउंट पता चल जाए तो रूल्स ऑफ जर्नल लगाना है, रूल्स ऑफ जर्नल। ये स्टेप है जर्नल एंट्री करने के। अगर आपको ये क्लियर हो गया तो आप धीरे धीरे मैं आपको इस तरीके से जर्नल एंट्री रटा दूंगा कि आपको कभी प्रॉब्लम होगी ही नहीं। जैसे आप देखिए, समझिए, जैसे मैंने ये क्वेश्चन आपको जो दिया है, गुड्स परचेज फ्रॉम अनवी, तो हमने अनवी से खरीदा, तो जाहिर सी बात है गुड्स खरीदा मतलब गुड्स आया होगा, तो ट्रांजैक्शन है। तो पहला स्टेप पूरा हो गया कि ट्रांजैक्शन है। तो जब ट्रांजैक्शन होंगे तो उसके 2 एस्पेक्ट मिलेंगे, 2 पक्ष मिलेंगे। कौन से 2 पक्ष हैं? इसमें आपको क्या दिख रहा है? एक गुड्स परचेज दिख रहा है, एक अनवी। तो यही ट्रांजैक्शन के 2 पक्ष हो गए। गुड्स परचेज को केवल परचेजेस बोला जाता है एंट्री करते समय। तो एक पक्ष परचेज मिल गया और दूसरा क्या हो गया? अनवी। तो देखिए, आपने पहले ट्रांजैक्शन हुआ, फिर उसके 2 पक्ष भी मिल गए। फिर यह देखना है कि दोनों अकाउंट कौन है, आइडेंटिफाई। ये जो दोनों आपको पता चले हैं, ये अकाउंट कौन से हैं। अब आपको मैंने 3 अकाउंट बताए हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो कौन से अकाउंट हैं? तो परचेज नॉमिनल अकाउंट है। देखिए यहाँ लिखा भी है, परचेज खर्च होता है, कोई भी एक्सपेंस या इनकम नॉमिनल अकाउंट है। तो परचेज नॉमिनल अकाउंट है। तो देखिए, पहले हमने ट्रांजैक्शन देखा, फिर दोनों कौन, उसके 2 एस्पेक्ट्स कौन है, 2 पक्ष कौन है, ये पता चल गए। फिर ये कौन से अकाउंट होंगे जो दोनों पक्ष मिले, दोनों एस्पेक्ट्स मिले, ये अकाउंट कौन से हैं? तो परचेज आपका नॉमिनल अकाउंट है,
मैंने आपको पहचानना सिखा दिया है कि कोई भी एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट, और अनवी कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। तो हमको अकाउंट पता चल गए। अब रूल ऑफ जर्नल, मैंने अभी आपको लास्ट में जो रूल लिखाया है, तो परचेज नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है? एक्सपेंस लॉस डेबिट, इनकम प्रॉफिट गेन क्रेडिट। तो परचेज नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल का रूल क्या है? नॉमिनल का रूल है एक्सपेंस लॉस डेबिट, इनकम प्रॉफिट गेन क्रेडिट। तो आप बताइए, जब आप परचेज करते हैं, आप कहीं से भी परचेज करें तो एक्सपेंस होता है कि इनकम? आप एक बाजार से खरीदेंगे तो भी एक्सपेंस होगा, पैंटालून से खरीदेंगे तो भी एक्सपेंस होगा, ब्रांड फैक्ट्री से खरीदेंगे तो भी एक्सपेंस होगा, ऑनलाइन खरीदेंगे तो भी एक्सपेंस होगा। परचेज तो हमेशा एक्सपेंस ही होता है ना, परचेज करने से पैसा थोड़ी मिलता है, खर्च ही जो जाता ही है, तो एक्सपेंस है। तो परचेज नॉमिनल अकाउंट है, आप अपने आप को मान के करिए कि नॉमिनल अकाउंट है, तो हमने परचेज किया तो हमारे लिए परचेज क्या होगा? एक्सपेंस। तो नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट। ये देखिए दिया हुआ है एक्सपेंस डेबिट। और दूसरा दिया हुआ है पर्सनल अकाउंट अनवी। तो पर्सनल के रूल में आइए, पर्सनल में क्या रूल है? रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट। तो जब हमने अनवी से खरीदा, मान लीजिए ये हम हैं और ये अनवी है, हमने अनवी से खरीदा, तो जब हमने अनवी से खरीदा तो अनवी पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल के दो रूल है, रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट। तो हमको यहाँ पे देखना कि अनवी क्या है, क्योंकि हम उसी के बारे में एंट्री कर रहे हैं। तो अनवी से हमने खरीदा, तो अनवी गिवर है हमारे लिए कि रिसीवर है? तो अनवी तो हमें दे रही है ना, तो अनवी क्या हुई? गिवर। तो गिवर क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो यही एंट्री बन गई। देखिए आप परचेज, यहाँ पे डेबिट आपको पता चल गया, अनवी क्रेडिट, तो यही परचेजेज अकाउंट डेबिट टू अनवीज अकाउंट, ये मैंने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दिया। तो आज जब डेबिट और क्रेडिट पहचान जाएंगे तो लिखने का तरीका तो पहले भी मैं आपको सिखा चुका हूँ। तो आज मैंने एक एंट्री केवल बताई है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है और मैं आपको ओवरऑल ना बताता तो एंट्री आपको समझ में भी ना आती। लेकिन मैं आपको बहुत सारी कुछ स्पेशल बातें जर्नल एंट्री के बारे में लेकर आऊँगा नेक्स्ट टर्न पर, और साथ में आपको बहुत सारी और भी बातें बताऊँगा, जैसे डेबिट और क्रेडिट के बारे में डिटेल में कि डेबिट क्रेडिट क्या होता है। डेबिट और क्रेडिट में लास्ट में तो टी आते हैं, लेकिन फिर भी हम डी आर और सी आर क्यों लिखते हैं डेबिट क्रेडिट के साथ, और क्या होते हैं कि कुछ और भी अकाउंट्स में कुछ और भी गहरी बातें, पर्सनल अकाउंट में कुछ और भी चीज़ें आ सकती हैं जो लोगों को नहीं समझ में आती रियल नॉमिनल में। तो मैं कुछ स्पेशल चीज़ें लेकर आऊँगा जर्नल एंट्री में। तो आप सबका धन्यवाद। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।